हेलो एवरीवन। वीडियो के इस सीरीज में मैं अलग अलग इंस्टीट्यूट जैसे दृष्टि आईएएस, आस्था आईएएस, परफेक्शन आईएएस, इम्तिहान और एडिटेरिया के टेस्ट सीरीज से साइंस और मैथ के क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहा हूं। बीपीएससी पीटी एग्ज़ाम में साइंस से 30 और मैथ से 10 क्वेश्चंस आते हैं। ये 40 क्वेश्चंस पीटी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। ये सारे क्वेश्चंस आने वाले बीपीएससी 68th पीटी एग्ज़ाम में आप सबको सफल बनाने में बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगे। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मानव पाचन तंत्र के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करें। मुख्य गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती है, ये सही है। मानव लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, ये भी सही है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख से ही प्रारंभ हो जाता है, बिल्कुल सही है। पेप्टोन एक प्रोटीन पाचक एंजाइम है। पेप्टोन एक प्रोटीन पाचक एंजाइम नहीं होता है, पेप्सिन एक प्रोटीन पाचक एंजाइम होता है। पेप्सिन जो है प्रोटीन को पेप्टोन में विखंडित कर देता है, इसलिए ये स्टेटमेंट जो है डी ऑप्शन गलत है और यही चुनना है, सो राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन का अंतिम चरण खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण है जिससे ऊर्जा मुक्त होती है। यह प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? यह माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है, राइट ऑप्शन डी होगा। माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है, कौन सा रिएक्शन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में? जो हम लोग भोजन लेते हैं, भोजन करते हैं, उसमें जो ग्लूकोज है, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज C6H12O6, C6H12O6 ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये टूटता है, कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया में, और बनता है यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड 6CO2 अब प्लस 6H2O, यहाँ पर भी 6 आएगा, 6O2 बैलेंस करेंगे तो C6H12O6 जो है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूटता है, यानी ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, यानी इसका कंबशन होता है। तो 6CO2 और प्लस 6H2O यानी कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनता है, और प्लस यहाँ पे ATP के फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है। ATP एडिनो ट्राई फास्फेट, यहाँ से एनर्जी रिलीज होती है, और ये होता कहाँ है? माइटोकॉन्ड्रिया में। इसीलिए चूंकि यहाँ से एनर्जी रिलीज होती है, पावर मिलता है, इसीलिए पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। और फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस में जस्ट इसका उल्टा रिएक्शन होता है, यानी 6CO2 प्लस 6H2O जो है वो कन्वर्ट हो जाता है C6H12O6 प्लस 6O2 में। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर सोलर रेडिएशन एंड क्लोरोफिल के प्रेजेंस में रिएक्शन करके ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन बनाते हैं, यानी बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन यहाँ से रिलीज हो जाता है। तो ये एक दूसरे का उल्टा है, रिएक्शन है, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंचुए के शरीर में उपस्थित मुख्य उत्सर्जी अंग क्या कहलाता है? तो ब्रीकक यानी नेफ्रीडिया कहलाता है, नेफ्रीडिया ब्रीकक, राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बेमेल जोड़े की पहचान करें। उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत जो है वो लेमार्क ने दिया था, ये सही है। उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत जो है ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया था, ये भी सही है। आनुवंशिकता का सिद्धांत ग्रेगर जोहान मेंडल ने दिया था, ये सही है। गुणसूत्र यानी क्रोमोजोम का नामकरण यानी नोमेनक्लेचर जो है वो एस बेंजर ने नहीं किया था। क्रोमोजोम का नोमेनक्लेचर जो है W वोल्टेयर ने किया था, W वोल्टेयर। और एस बेंजर ने क्या किया था? इन्होंने मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ जीन यानी जीन के बारे में मॉडर्न कंसेप्ट दिया था एस बेंजर ने। आर्थर कोर्नबर्ग ने एक एंजाइम सिंथेसिस किया था, डिस्कवर किया था, DNA पॉलीमरेज नाम का एक एंजाइम सिंथेसिस किया था 1962 में, और इसी के हेल्प से DNA की सिंथेसिस हुई थी। सो ये डी गलत है, एस बेंजर नहीं होगा, क्या होगा यहाँ पे? W वोल्टेयर होगा, राइट ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में कैल्शियम तथा फास्फेट का संतुलन किस ग्रंथि द्वारा नियंत्रित होता है? तो वो होता है परावटु ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा, पैराथायराइड ग्लैंड के द्वारा, पैराथायराइड ग्लैंड। परावटु ग्रंथि का इंग्लिश जो होता है पैराथायराइड ग्लैंड होता है, राइट ऑप्शन सी होगा। और बोन्स एंड मसल्स का डेवलपमेंट जो है वो कंट्रोल होता है पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा।
और पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा क्या बोन्स एंड मसल्स का डेवलपमेंट कंट्रोल होता है। इसके बाद में जो है शुगर, फैट एंड प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म जो है वो कंट्रोल होता है थायराइड ग्लैंड के द्वारा। थायराइड ग्लैंड के द्वारा किसका किसका, शुगर, फैट एंड प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म कंट्रोल होता है। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करें। वर्णांधता में रोगी लाल एवं हरा रंग नहीं पहचान पाता है। बिल्कुल, वर्णांधता यानी कलर ब्लाइंडनेस जो है वो एक माता जो है अपने मैके से लेकर के आती है और अपने पुत्र में ट्रांसफ़र कर देती है। यह एक जेनेटिक डिजीज है, जेनेटिक डिसऑर्डर है ये। बी में जो दिया हुआ है, पटाऊ सिंड्रोम से प्रभावित व्यक्ति का ऊपर का होंठ बीच से फट जाता है, कट जाता है, ये सही है। डिप्लोपिया नाक से संबंधित बीमारी है, नहीं, डिप्लोपिया जो है नाक से संबंधित बीमारी नहीं है, यह आँख से संबंधित बीमारी है। इसमें होता क्या है, आँखों की मसल जो है पैरालाइज्ड हो जाती है, तो ये गलत है और यही चुनना है। राइट ऑप्शन सी होगा। सिजोफ्रेनिया एक मानसिक रोग है, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे के उस समूह की पहचान करें जिसे वनस्पति जगत का एम्फीबिया वर्ग कहा जाता है तथा जो मृदा अपरदन को रोकने में सहायक होते हैं। वो है ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक पादप हार्मोन का उदाहरण नहीं है। तो जिब्रेलिन्स पादप हार्मोन है, फ्लोरिजेंस ये भी पादप हार्मोन है, साइटोकाइनिन ये भी है पादप हार्मोन, जेंथोमोनस सिट्री, जेंथोमोनस सिट्री एक पादप हार्मोन नहीं है, यह एक जीवाणु है, बैक्टीरियम है, बैक्टीरिया है। राइट ऑप्शन सी होगा। इसकी उत्पत्ति चीन में हुई थी, इसके कारण नींबू के पौधे एवं फल में साइट्रस कैंकर नामक रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान किस प्रक्रिया द्वारा वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। तो वो है विसरण यानी डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या है, किसी भी पदार्थ का हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर फ्लो होकर के चले जाना विसरण कहलाता है, यानी डिफ्यूजन कहलाता है। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे विसरण की प्रक्रिया के द्वारा वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। यह क्रिया पौधे की पत्तियों में संपन्न होती है। पत्ती की कोशिकाओं में जल शिरा से परासरण की प्रक्रिया द्वारा पहुँचता है। प्रकाश संश्लेषण हेतु कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल एवं सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग संस्थान नागपुर में स्थित है। भारतीय वन अनुसंधान एवं शिक्षण परिषद देहरादून में स्थित है। जीबी पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्था अल्मोड़ा में स्थित है। और भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण कोलकाता में स्थित है। राइट ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, नागपुर में। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान नागपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन की संख्या टू है। तो ट्राइटियम की यदि बात करें तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स जो होते हैं वो 1 H21 H31, तो ये है प्रोटियम, ये है ड्यूटेरियम, यानी ये है ट्राइटियम। प्रोटियम में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है, ड्यूटेरियम में 1 न्यूट्रॉन होता है, ट्राइटियम में 2 न्यूट्रॉन होता है। तो ट्राइटियम इसका सही आंसर होगा। यहाँ न्यूट्रॉनों की संख्या 2 है, चूँकि ई ऑप्शन भी यहाँ है, और भी चेक कर लेते हैं कहीं और भी निकल जाए। तो हीलियम का देखें, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है और मास नंबर 4 होता है, एटॉमिक नंबर 2। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 2 है और मास नंबर यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स जो है 4 है। तो इसमें से 4 में से 2 घटाएंगे तो क्या आएगा, तो मास नंबर 4 में से यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन जो है ये दिया हुआ है 4 और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दिया हुआ है 2। तो यहाँ से न्यूट्रॉन निकालने के लिए क्या करेंगे, 4 - 2 करेंगे यानी 2। तो हीलियम में भी 2 ही न्यूट्रॉन हैं, तो ऐसे आंसर होना चाहिए ए, लेकिन एक और निकल गया, इसलिए मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ई हो जाएगा मोर देन 1। ऑक्सीजन का चेक कर लेते हैं, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। तो ऐसे और भी आइसोटोप होते हैं, लेकिन सिंपल आइसोटोप की मैं बात कर रहा हूँ। ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 8, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी 8 होंगे, 2 तो होने का सवाल ही नहीं है। और भी आइसोटोप यदि कंसीडर करें हम ऑक्सीजन का तो ये तो होगा नहीं। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो मास नंबर 7 होगा, या कोई अदर आइसोटोप होगा तो 7 से ज़्यादा होगा। तो मास नंबर यदि एटॉमिक नंबर 7 है तो मास नंबर कितना हो जाएगा, 14 होगा, 7 नहीं 14 होगा।
तो मास नंबर 14 है तो एटॉमिक नंबर घटा लीजिए 14 में से 7, तो कम से कम 7 न्यूट्रॉन तो होंगे, अदर आइसोटोप पाया जाएगा तो कुछ ज़्यादा होगा। तो 7 इसमें है न्यूट्रॉन, 8 इसमें है न्यूट्रॉन, हीलियम में 2 न्यूट्रॉन है, ट्राइटियम में 2 न्यूट्रॉन है, तो इसलिए ऑप्शन ई हो जाएगा 2, ट्राइटियम एंड हीलियम मोर देन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोडीजल किस पौधे से प्राप्त किया जाता है? तो कैनोला से प्राप्त किया जाता है, जेट्रोफा से भी प्राप्त किया जाता है, सैलिकॉर्निया से भी प्राप्त किया जाता है। मक्का से बायोडीजल नहीं बनाया जाता है, मक्का से इथेनॉल बनाया जाता है। तो राइट ऑप्शन ई हो जाएगा मोर देन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज दोनों ही एक एंजाइम की उपस्थिति में इथाइल अल्कोहल एवं कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ग्लूकोज जो है C6H12O6 ये एक एंजाइम है जिसके प्रेजेंस में ये कन्वर्ट हो जाता है C2H5OH यानी इथाइल अल्कोहल यानी इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इथाइल अल्कोहल यदि बैलेंस करें तो यहाँ पर भी 2 आएगा, यहाँ पर भी 2 आएगा, और हाँ ठीक है बैलेंस हो गया। तो किस एंजाइम के प्रेजेंस में ये होता है रिएक्शन? तो ये है जाइमेज एंजाइम के प्रेजेंस में ये होता है जाइमेज। तो जो ही जाइमेज यहाँ रखेंगे जाइमेज, तो ये ग्लूकोज या फ्रक्टोज जो है इथाइल अल्कोहल यानी इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। तो जाइमेज होगा राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियोधर्मी पदार्थ क्या उत्सर्जित करते हैं? यानी रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट है क्या उत्सर्जित करते हैं? तो अल्फा किरण भी उत्सर्जित करते हैं। अल्फा किरण क्या है? हीलियम का न्यूक्लियस है। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 न्यूट्रॉन होते हैं। दोनों इलेक्ट्रॉन को निकाल दीजिए तो यहाँ क्या आएगा? 2 प्लस आएगा, प्लस प्लस। तो हीलियम 2 प्लस को यानी हीलियम के न्यूक्लियस को अल्फा पार्टिकल कहा जाता है। कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट अल्फा पार्टिकल वो निकालता है, उत्सर्जित करता है। तो ये सही है। बीटा किरण, 2 तरह का बीटा इमिशन, एक प्लस बीटा इमिशन होता है, एक माइनस बीटा इमिशन होता है। बीटा माइनस इमिशन में इलेक्ट्रॉन निकलता है और बीटा प्लस इमिशन में पॉजिट्रॉन निकलता है ई प्लस। तो ये बीटा किरण तो निकलती ही है, ये सही है। गामा किरण भी, गामा रेज, गामा एक रेडिएशन है, ये भी निकलता है। मान लीजिए कि कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट ए है और ये अल्फा या बीटा की निकाल करके बीटा किरण उत्सर्जित करके ये एक्साइटेड स्टेट में है। ये ए जो है एक्साइटेड स्टेट में है, एक्साइटेड स्टेट में, और ये जब एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में लौट करके आता है तो ये इतनी जो एक्स्ट्रा एनर्जी है ये जो निकलती है यही गामा रेज के रूप में निकलती है, गामा के रूप में। तो गामा क्या है? रेडिएशन है। तो गामा किरण भी उत्सर्जित करता है। फोटोन किरण क्या है? फोटोन तो लाइट के जो पार्टिकल्स होते हैं उसको फोटोन कहा जाता है। तो इसमें से तीनों निकलते हैं, अल्फा बीटा एंड गामा। सो राइट ऑप्शन ई हो जाएगा मोर देन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थिर ताप पर गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके दाब का व्युत्क्रमानुपाती होता है, यह किसका नियम है? तो यह बॉयल का नियम है। टेम्परेचर यदि कांस्टेंट हो, इफ टी इज कांस्टेंट, टेम्परेचर यदि कांस्टेंट हम कर दें कांस्टेंट, तो पी जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है भी के, या हम कहें कि भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है पी के। इन दोनों को मिला देते हैं तो पी भी इज इक्वल टू आ जाता है कांस्टेंट। इसी को बॉयल्स लॉ कहा जाता है। मतलब ये रहा कि यदि टेम्परेचर कांस्टेंट कर दे, प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम होगा, और प्रेशर कम करेंगे तो वॉल्यूम ज़्यादा होगा। इसको ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए कि एक कंटेनर है, इसमें गैस भरी हुई है और पिस्टन लगाया गया है, गैस इसमें भरी गई है। टेम्परेचर कांस्टेंट कर दे, ऊपर से हम पिस्टन को नीचे दबाएंगे, यानी प्रेशर जब हम बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा? पिस्टन नीचे आएगा तो गैस का वॉल्यूम कम होगा, इसके बीच में कंट्रैक्शन होगा और ये पास में गैस मॉलिक्यूल्स आएंगी, कम ही जगह को घेर पाएंगी। तो प्रेशर जब इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा। वहीं प्रेशर डिक्रीज करने का क्या मतलब? पिस्टन को ऊपर उठाइए, तो ऊपर उठाएंगे तो जो भी जगह खाली होगा ये गैस के मॉलिक्यूल्स ऑक्यूपाई कर लेंगे, उसको घेर लेंगे, छेंक लेंगे। तो प्रेशर जब डिक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम इंक्रीज करता है, इन्वर्स रिलेशन होता है। ये बॉयल का नियम है, राइट ऑप्शन ए है। और चार्ल्स का नियम क्या कहता है? चार्ल्स का नियम कहता है यदि प्रेशर को कांस्टेंट हम कर दें, प्रेशर को कांस्टेंट कर दें तो वॉल्यूम जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है टेम्परेचर के। इफ़ पी कांस्टेंट हो तो भी जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टी के। ये है चार्ल्स लॉ। या फिर यदि वॉल्यूम कांस्टेंट कर दें तो पी जो हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टी के। तो ये दोनों ही चार्ल्स लॉ है। एवोगैड्रो लॉ क्या कहता है? एवोगैड्रो लॉ कहता है कि यदि टेम्परेचर और प्रेशर सेम कर दें,
टेम्परेचर एंड प्रेशर यानी ताप और दाब दोनों सेम कर दें, इक्वल कर दें, नियत कर दें, कांस्टेंट कर दें, तो अलग अलग गैसों के समान जो आयतन होंगे समान अणुओं की संख्या को कंटेन करेंगे। मतलब ये रहा कि मान लीजिए हाइड्रोजन ले लीजिए, ऑक्सीजन ले लीजिए और नाइट्रोजन, 3 गैस ले लीजिए और इन तीनों का टेम्परेचर एंड प्रेशर कांस्टेंट कर दीजिए, तो इसका यदि आप 1 मिलीमीटर क्यूब वॉल्यूम ले लेते हैं, 1 मिलीमीटर क्यूब, ऑक्सीजन का भी 1 मिलीमीटर क्यूब ले लीजिए, हाइड्रोजन का भी 1 मिलीमीटर क्यूब ले लीजिए। यदि हाइड्रोजन के 1 मिलीमीटर क्यूब में 10 लाख मॉलिक्यूल है, 10 लाख मॉलिक्यूल है, तो ऑक्सीजन के 1 मिलीमीटर क्यूब वॉल्यूम में भी 10 लाख मॉलिक्यूल ही होंगे, नाइट्रोजन के 1 मिलीमीटर क्यूब में भी 10 लाख ही मॉलिक्यूल्स होंगे। ये कहता है एवोगैड्रोज लॉ। ग्राहम का नियम, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या कहता है? डिफ्यूजन ये कहता है कि यदि कोई भी गैस हल्की है तो उसके डिफ्यूजन का रेट ज़्यादा होगा, यदि कोई गैस जो है भारी है यानी मॉलिक्यूलर मास उसका ज़्यादा है तो उसके डिफ्यूजन का रेट कम होगा। तो ये ग्राहम का नियम सिंपल सी लैंग्वेज में ये बात कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या 20 है तो इस तत्व की द्रव्यमान संख्या क्या होगी? तो देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है 20, तो प्रोटॉन कितने हो जाएंगे? प्रोटॉन भी 20 होंगे, क्योंकि कोई भी एटम जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। और न्यूट्रॉनों की संख्या दिया हुआ है 20। तो अब कह रहा है कि द्रव्यमान संख्या यानी मास नंबर ए इज इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होता है, यानी 20 + 20 यानी 40। राइट ऑप्शन जो होगा ए होगा, यानी द्रव्यमान संख्या 40 होगी, 40। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाश्चुरीकरण की प्रक्रिया में दूध को 16 सेकेंड तक किस तापक्रम पर गर्म करके शीघ्रता से ठंडा कर लिया जाता है? तो दूध को 70 डिग्री सेल्सियस से 85 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर लिया जाता है और फिर उसको तुरंत जल्दी ही ठंडा कर लिया जाता है पाश्चराइजेशन में, और इस तरह से दूध जो है लंबे समय तक सुरक्षित रहता है, बिना फटे रह जाता है, बिना खराब हुए रह जाता है। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोलोमाइट किसका अयस्क है? तो डोलोमाइट मैग्नीशियम का अयस्क है। इसके अलावा मैग्नेसाइट भी मैग्नीशियम का अयस्क होता है, कार्नेलाइट भी मैग्नीशियम का अयस्क होता है। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्शियम सल्फेट का लोकप्रिय नाम क्या है? तो कैल्शियम सल्फेट का लोकप्रिय नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, 2 चीज़ें हैं, एक तो कैल्शियम CaSO4, इसमें 2H2O रहेगा, तो ये है आपको जिप्सम, और CaSO4 हेमीहाइड्रेट, हाफ H2O रहेगा, तो ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो जिप्सम से ही प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। जब इसमें वाटर मिला देते हैं, जैसे पाउडर है उसमें वाटर मिला दीजिए तो बहुत ही हार्ड हो जाता है, प्लास्टर चढ़ाया जाता है, जब हाथ पर टूटता है तो उसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो कैल्शियम सल्फेट का लोकप्रिय नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस है। इसमें ये हेमीहाइड्रेट होता है, हाफ H2O होता है इसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस में। कली का चूना यानी अनबुझा चूना, कैल्शियम ऑक्साइड जो है, कैल्शियम ऑक्साइड ये होता है कली का चूना यानी अनबुझा चूना, यानी क्विक लाइम। और सेलेक्ट लाइम क्या होता है? जब इसी में वाटर आप मिला दीजिएगा तो ये हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस। ये बुझा हुआ चूना है यानी सेलेक्ट लाइम है, और ये दोनों ही BPSC में पूछा गया क्वेश्चन है। ये भी प्लास्टर ऑफ पेरिस भी पूछा गया क्वेश्चन है, और BPSC में क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं। तो ये हो गया क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो हो गया वो सेलेक्ट लाइम हुआ, बुझा हुआ चूना। अनबुझा चूना कैल्शियम ऑक्साइड, बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चूना पत्थर क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 ये है कैल्शियम कार्बोनेट। अंडे का कवच जो होता है ये से बना होता है। संगमरमर का यही होता है, कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? इसका फॉर्मूला क्या होता है? CaOCl इंटू Cl इसका होता है, CaOCl इंटू Cl। तो इसमें क्या पाया जाता है? क्लोरीन। सफाई के काम में आता है। ब्लीचिंग पाउडर वाटर में मिला देते हैं तो ये पीने लायक बना देता है, साफ कर देता है। तो ब्लीचिंग पाउडर का ये फार्मूला हो गया। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी घटना अभिकेंद्रीय बल का परिणाम है? तो सबसे पहले तो आप ये जानिए कि अभिकेंद्रीय बल यानी सेंट्रीपिटल फोर्स होता क्या है। देखिए किसी भी पार्टिकल को सर्कुलर पाथ पे मूव कराने के लिए, वो वृत्तीय कक्षा में वो
गति में रहे, इसके लिए एक फोर्स की ज़रूरत होती है सेंटर की ओर, केंद्र की ओर हमेशा लगने वाला एक फोर्स की ज़रूरत होती है, जिस फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स या अभिकेंद्र बल कहा जाता है। जैसे अभिकेंद्र बल, अब जैसे मून जो है अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स आता कहाँ से है? मून और अर्थ यानी चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में जो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है यानी ग्रेविटेशनल फोर्स, वही ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर देता है। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात यह है कि मान लीजिए एक स्टोन है या कोई किसी मेटल के टुकड़े को एक रस्सी में बांध करके आप वर्टिकल सर्किल में घुमाना शुरू कर दीजिए, रोटेट करवाना शुरू कर दीजिए, तो चूंकि वो भी वर्टिकल सर्किल में रिवॉल्व कर रहा है वर्टिकल सर्किल में, तो उसके सेंटर की ओर एक बल लग रहा होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स, उसको भी ज़रूरत है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स वहाँ पे कहाँ से आ रहा है? रस्सी में जो टेंशन आया है, टेंशन जो डेवलप हुआ है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। तो ये हुई सेंट्रीपिटल फोर्स की बात। दूसरी बात यह है, जब किसी भी व्हीकल में, बाइक पे हो, साइकिल पे हो या किसी 4 व्हीलर से हम जा रहे हैं और सर्कुलर टर्निंग पे जब टर्न करता है, तो यदि लेफ्ट की ओर टर्निंग आ रही है, लेफ्ट की ओर कुछ इस तरीक़ा से यदि व्हीकल टर्न कर रही है, तो हम फील करते हैं कि राइट की ओर हम पर कोई फोर्स लग रहा है, राइट की ओर, यानी जो व्हीकल है उसका एक्सेलरेशन, त्वरण किधर है? इधर सेंटर की ओर है। त्वरण के अपोजिट डायरेक्शन में यानी एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में यानी सेंट्रीपिटल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में, विपरीत दिशा में एक बल अनुभव होता है, एक बल को हम एक्सपीरियंस करते हैं, जिसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहा जाता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स किधर लगता है? सेंटर की ओर, सर्कुलर पाथ के सेंटर की ओर, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किधर लगता है? सेंटर से बाहर की ओर। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं ऑप्शन को। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना। बिल्कुल, पृथ्वी जो है सूर्य की ओर चारों ओर, सूर्य के चारों ओर चक्कर इसलिए लगा पा रही है क्योंकि सूर्य और पृथ्वी के बीच का जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, वही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा पाती है। उसी तरीक़ा से चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा पाता है। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स के वजह से ही होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स का ही परिणाम है। तो ए ऑप्शन तो सही है। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन का चक्कर लगाना। बिल्कुल, एक न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन जो है उसके बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगाते रहता है। तो इस यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से? इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है और प्रोटॉन पे, जो न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स है उस पर पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वही यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। तो ये भी एग्जाम्पल है किसका? अभिकेंद्रीय बल का, सेंट्रीपिटल फोर्स का। तो बी सही है। सी वाला जो कह रहा है कि साइकिल या मोटरसाइकिल सवार द्वारा सड़क पर मुड़ते समय, टर्निंग पॉइंट पे मुड़ते समय केंद्र की ओर झुकना, भी एग्जाम्पल मैंने दिया। टर्निंग पे कोई भी व्हीकल, मोटरसाइकिल हो, साइकिल हो, स्कूटी हो, 4 व्हीलर जो है झुक जाता है, तो चूंकि सेंटर की ओर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है और जो व्हीकल पे जो बैठा हुआ है वो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर खुद मोशन में है, तो वो एक फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में एक्सपीरियंस करता है, अनुभव करता है, जिसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहा जाता है। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स का ही परिणाम है। ये भी सही है, सी भी सही है। पत्थर के टुकड़े को रस्सी से बांधकर चारों ओर घुमाया जाना। बिल्कुल, रस्सी में जो टेंशन डेवलप हुआ है वही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है और पत्थर जो है सर्कुलर पाथ पे मूव इसीलिए कर रहा है कि उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड हो रहा है, सेंटर की ओर हमेशा लग रहा है एक फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स यदि नहीं मिले तो कोई भी पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मूव नहीं करेगा। तो ये भी सही है, डी भी सही है। तो उपरोक्त सभी सही है, राइट ऑप्शन ई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनोमीटर मापक यंत्र का अनुप्रयोग कहाँ किया जाता है? तो गैसों का दाब मापने में इसका अनुप्रयोग किया जाता है। मान लीजिए कोई सिलेंडर है, यहाँ पे एक कंटेनर ले लीजिए, एक कंटेनर है जिसमें गैस भरी हुई है यहाँ पे, तो इसमें एक पाइप डाल दीजिए। ये मैनोमीटर का कुछ स्ट्रक्चर है इस तरीक़ा से, और ये बंद है यहाँ पे मैनोमीटर। इसमें लिक्विड भर दिया जाता है। यहाँ तो गैसेस है, यहाँ लिक्विड भरा हुआ रहता है, इसमें कोई लिक्विड भरा हुआ रहता है, और यहाँ का प्रेशर,
तो यहाँ का प्रेशर यदि पी नॉट हो और एच हाइट नीचे हमें प्रेशर निकालना हो तो क्या हो जाएगा, पी इज इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी एच। तो सेम हाइट पे जो प्रेशर होता है वो सेम होता है, तो जो यहाँ का प्रेशर होगा वहीं यहाँ का होगा, वहीं यहाँ का होगा। तो इस फॉर्मूला के बेसिस पे हम यहाँ का प्रेशर निकाल लेते हैं। और यहाँ का प्रेशर कौन सा होगा, गैस का प्रेशर। तो इसका यूज कहाँ किया जाता है, गैस के प्रेशर को मापने के लिए, गैसों का दाब मापने के लिए। वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किसका यूज किया जाता है, बैरोमीटर का यूज किया जाता है। हवा की आर्द्रता मापने के लिए किसका यूज किया जाता है, हाइग्रोमीटर का यूज किया जाता है। गैसों का दाब मापने के लिए ये मैनोमीटर हो ही गया, राइट ऑप्शन सी होगा। वायु की गति मापने के लिए किसका यूज किया जाता है, एनीमोमीटर का यूज किया जाता है। और मापक यंत्र से क्वेश्चन आते रहते हैं बीपीएससी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसारी विश्व की संकल्पना किस पर आधारित है, तो डॉपलर प्रभाव पर आधारित है, राइट ऑप्शन ए है। अब मैं समझाता हूँ ये क्या है डॉपलर इफेक्ट। तो डॉपलर इफेक्ट जो है साउंड और लाइट दोनों ही में देखने को मिलता है। मान लीजिए कि दो गैलेक्सीज हैं, दो गैलेक्सीज यदि एक दूसरे की तरफ आएंगे, यदि रिलेटिव मोशन एक दूसरे की तरफ है, तो एक दूसरे की तरफ है तो ये जो लाइट इमिट कर रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ी हुई लगेगी। मान लीजिए कि ये ए गैलेक्सी है और ये बी गैलेक्सी है, तो ए और बी दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो ए से जो लाइट इमिट होकर के आ रहा है बी के पास, वो क्या देखेगा, बी गैलेक्सी के पास फ्रीक्वेंसी बढ़ी हुई लगेगी। फ्रीक्वेंसी बढ़ी हुई लगेगी मतलब वेवलेंथ क्या होगा, घटा हुआ लगेगा, यानी वेवलेंथ डिक्रीज हुआ लगेगा। और यही गैलेक्सीज यदि एक दूसरे से दूर जा रही हों तो ए से जो लाइट इमिट होकर के बी के पास जा रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, डिक्रीज हुई लगेगी, मतलब फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, कम ये एक्सपीरियंस करेगी ये गैलेक्सी बी। तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो गई मतलब वेवलेंथ बढ़ गया। तो मतलब ये रहा कि यदि एक दूसरे की तरफ आएंगी गैलेक्सी तो वेवलेंथ कम होगा, एक दूसरे से दूर जाएंगी तो वेवलेंथ बढ़ेगा। अब देखिए, एक दूसरे के नज़दीक जब आती हैं गैलेक्सीज तो वेवलेंथ क्या होगा, घटेगा। तो कम वेवलेंथ किसका होता है, ब्लू कलर का होता है। रेड एंड ब्लू में किसका ज़्यादा होता है, ब्लू का कम वेवलेंथ होता है और रेड का सबसे ज़्यादा होता है। तो जब दो गैलेक्सीज एक दूसरे की तरफ आएंगी तो वेवलेंथ कम होगा। वेवलेंथ कम किसको इंडिकेट करेगा, ब्लू को, तो इसको कहा जाता है ब्लू शिफ्ट। मतलब यदि ब्लू शिफ्ट हो रहा है यानी वेवलेंथ कम हो रहा है, इसका मतलब है कि गैलेक्सी एक दूसरे की तरफ आ रही है। दूसरा सिचुएशन देख लीजिए, यदि गैलेक्सी एक दूसरे से दूर जा रही है तो वेवलेंथ क्या होगा, इंक्रीज होगा, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी, वेवलेंथ इंक्रीज हुआ लगेगा, मतलब वेवलेंथ बढ़ा हुआ लगेगा। बढ़ा हुआ लगेगा मतलब बढ़ा हुआ तो ज़्यादा वेवलेंथ किसका होता है, रेड। तो इसको कहा जाता है ये रेड की ओर जा रही है, यानी वेवलेंथ रेड की ओर बढ़ रहा है, यानी रेड शिफ्ट इसको कहा जाता है। मतलब ये रहा, यदि गैलेक्सीज के केस में रेड शिफ्ट नज़र आ रहा है मतलब वेवलेंथ बढ़ा हुआ नज़र आ रहा है, इसका मतलब ये है कि गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही है, एक दूसरे से दूर जा रही है। तो यदि रेड शिफ्ट है, वेवलेंथ जो है बढ़ा हुआ नज़र आ रहा है, इसका मतलब है कि ब्रह्मांड में उपस्थित जितने भी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, यूनिवर्स में जितने भी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, ये इंडिकेट कर रहा है कि वो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। एक दूसरे से दूर जा रहे हैं इसका मतलब है कि ब्रह्मांड का प्रसार हो रहा है। तो ये किसके बेसिस पे एक्सप्लेन हो रहा है, डॉपलर इफेक्ट पे, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीटी स्कैन करने में प्रयोग में लाई जाती है, तो एक्सरेज प्रयोग में लाई जाती है, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 100 वाट का बिजली का बल्ब 10 घंटे जलता है तो 12 रुपये प्रति यूनिट की दर से विद्युत खर्च कितना आएगा। तो सबसे पहले तो आप जानिए कि बिजली जो है किस में मापी जाती है, बिजली का जो खर्च आता है वो यूनिट में मापा जाता है। 1 यूनिट का मतलब क्या होता है, 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलो वाट आवर। 1 किलो वाट आवर को, बिजली को 1 यूनिट बिजली कहा जाता है। तो किलो वाट आवर है और वाट दिया हुआ है कितना। तो खर्च निकालने के लिए सबसे पहले तो यूनिट निकाल लीजिए, कितना यूनिट आएगा, कितना यूनिट। तो यूनिट निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 है, 100 वाट है तो किलो वाट में बदलने के लिए क्या कीजिएगा, इसमें 1000 से डिवाइड कर दीजिए। तो ये हो गया किलो वाट में बदल गया। और उसके बाद में किलो वाट हो गया। अब आवर 10 घंटे चल रहा है
तो 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 100 ऊपर, 1000 आ गया ऊपर, 1000 नीचे कट गया, 1 यूनिट बिजली बिल है, और 1 यूनिट बिजली बिल है और 12 रुपये प्रति यूनिट है, तो खर्च कितना आएगा, 12 रुपया आएगा। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। 1 किलोवाट आवर को 1 यूनिट कहा जाता है, 1 किलोवाट आवर, और ये कितने जूल के इक्वल होता है, वो 3.6 × 10⁶ जूल के इक्वल होता है। कहाँ दिया गया है, 9th क्लास के साइंस के बुक में दिया गया है, वर्क पावर एंड जो एनर्जी वाला चैप्टर है वहीं दिया हुआ है ये, और 11-12 में तो दिया ही हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ईंधन नहीं है। तो जो भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है उसको फ्यूल के रूप में यूज किया जा सकता है, जैसे यूरेनियम है, थोरियम है, रेडियम है, ये सभी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और इनका यूज किया जा सकता है एज ए फ्यूल न्यूक्लियर रिएक्टर वगैरह में। लेकिन हीलियम जो है एक इनर्ट गैस है। अब मान लीजिए ये तो न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज होगा नहीं, अब हीलियम को जलाते हैं, तो चूंकि ये इनर्ट है, जलाने का क्या मतलब है, जैसे कोयले को हम जलाते हैं तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये जलता है, कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है और यहाँ से हीट एनर्जी निकलती है, मतलब उष्मा मिलती है, और इसी से खाना पकाते हैं या जो भी चीज़ें वाटर गर्म करना है गर्म करते हैं। तो हीलियम को यदि हम क्या करें, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाएंगे, चूंकि ये इनर्ट गैस है तो ये तो ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा ही नहीं ना, हीलियम नहीं करेगी, तो नहीं करेगी तो इसका कंबसन नहीं होगा, कंबसन नहीं होगा तो इससे हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होगी, तो ईंधन के रूप में हीलियम का यूज नहीं किया जा सकता है। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे डी होगा। और हीलियम रिएक्शन क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि इसका ड्यूएट पूरा है। देखिए कोई भी एलिमेंट स्टेबल तब होता है जब उसके वैलेंस सेल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए या फिर 8 इलेक्ट्रॉन, यानी ऑक्टेट पूरा हो जाता है। हाइड्रोजन और हीलियम के केस में ड्यूएट पूरा होता है। तो यहाँ पे हीलियम का देखें तो इसके एटॉमिक नंबर 2 होता है, मतलब इसके वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका ड्यूएट ऑलरेडी पूरा है और ये स्टेबल है, इनर्ट है, इसलिए रिएक्शन नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन बम निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है। तो हाइड्रोजन बम जो है अनियंत्रित नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पे आधारित है, ये अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया। राइट ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। अब देखिए 2 तरह के न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं, एक तो नाभिकीय विखंडन यानी न्यूक्लियर फिशन, और दूसरा नाभिकीय संलयन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन। तो ये दोनों क्या है समझते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे 2 न्यूक्लियाई है, एक बहुत बड़ा न्यूक्लियस है और इस पे जैसे यूरेनियम 235 ले लीजिए, यूरेनियम 235 ले लीजिए, इस पे एक स्लो न्यूट्रॉन जब हम भेज देते हैं, स्लो न्यूट्रॉन, तो यूरेनियम 235 जो है टूट जाता है 2 न्यूक्लियाई में, बेरियम एंड क्रिप्टन में टूट जाता है, बेरियम एंड क्रिप्टन। तो एक बड़ा न्यूक्लियस यूरेनियम 235 2 छोटे छोटे न्यूक्लियाई बेरियम एंड क्रिप्टन में टूट गया, और टूटता है तो यहाँ पे यदि दोनों का मास आप कंसीडर करें, बेरियम एंड क्रिप्टन के मास को जोड़ दीजिए तो यूरेनियम 235 के मास से कम ही आता है, तो वो मास गया कहाँ, वहीं जो मास में कमी आई जिसको मास डिफेक्ट कहा जाता है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ से लार्ज अमाउंट में ऊर्जा निकलती है, लार्ज अमाउंट में ऊर्जा निकलती है, और यहाँ से एवरेज जो है 3 न्यूट्रॉन जो निकलता है, 3 न्यूट्रॉन। अब देखिए ये जो 3 न्यूट्रॉन है, तो ये 3 न्यूट्रॉन अदर 3 यूरेनियम 235 के न्यूक्लियस पे अटैक कर सकता है, 3 पे जाएगा, न्यूक्लियस पे अटैक कर सकता है, और उन तीनों में से 3 9 न्यूट्रॉन निकलेगा, फिर वो 9 जो है यूरेनियम 235 के न्यूक्लियस पे अटैक कर सकता है। तो इस तरीक़ा से ये एक चेन बनते चला जाएगा, ये अनकंट्रोल्ड रिएक्शन इसको हम कहेंगे। अब इसमें क्या किया जाए, ये जो 3 न्यूट्रॉन निकला हुआ है इसमें से 2 को हम क्या कर लें, एब्जर्व करवा लें। एब्जर्व करवा लेंगे कैसे, कैडमियम या बोरॉन की रॉड को इंजर्ट करा दीजिए यहाँ पे, वो एब्जर्व कर लेगा न्यूट्रॉन को। एक न्यूट्रॉन जो है, एक न्यूट्रॉन एक न्यूक्लियस पे अटैक करके उसको बेरियम एंड क्रिप्टन में तोड़ेगा, फिर वहाँ से 3 न्यूट्रॉन निकल रहा है, उसमें से 2 को एब्जर्व करवा लीजिए, एक को छोड़िए अटैक करने के लिए। तो इस तरह के रिएक्शन जो होगा नियंत्रित हो जाएगा, कंट्रोल। तो 2 तरह का अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन हो गया और कंट्रोल्ड फिशन रिएक्शन हो गया। अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन न्यूक्लियर बम में यूज किया जाता है, और कंट्रोल न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन यानी नियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया का यूज जो है न्यूक्लियर रिएक्टर्स में किए जाते हैं। तो न्यूक्लियर नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में क्या हो रहा है, एक बड़ा न्यूक्लियस 2 या 2 से अधिक छोटे न्यूक्लियाई में टूट रहा है। अब आते हैं संलयन पे। सपोज कीजिए कि 2 छोटे छोटे न्यूक्लियाई हैं, ये फ्यूज करके मिल करके एक बड़ा न्यूक्लियस बना रहे हैं,
तो बड़ा न्यूक्लियस बना रहे हैं, तो इसमें ही मास आप जोड़िएगा, दो छोटे छोटे न्यूक्लियाई का मास और बड़ा न्यूक्लियस जो बड़ा बना हुआ है उसके मास को का डिफरेंस आप निकालिएगा, तो ये दोनों का मास इस बड़े न्यूक्लियस के मास के इक्वल नहीं आएगा, यहाँ पर भी मास में कमी आएगी, और यही मास में जो कमी आती है वो एनर्जी के रूप में निकलता है। तो जब दो छोटे छोटे न्यूक्लियाई मिल करके एक बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं तो इसको न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन यानी नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कहा जाता है। एग्जाम्पल क्या है, हाइड्रोजन के वहाँ पे सन के कोर के अंदर 4 जो है हाइड्रोजन के न्यूक्लियाई मिल करके हीलियम के न्यूक्लियस बनाते हैं, और मास डिफेक्ट की वजह से वहाँ इससे एनर्जी निकलती है। तो अब यदि हमें एनर्जी के पर्पस से यूज करना है तो इसको भी कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन कराएंगे। हालांकि अभी ये बना नहीं है, हालांकि चाइना कह रहा था कि हम आर्टिफिशियल सन बनाए हैं, पता चला था, न्यूज़ में आया हुआ था। तो यदि आर्टिफिशियल न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन करवा दिया जाए तो वहाँ से जो एनर्जी होगी उसको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में या अदर पर्पसेस के लिए यूज किया जा सकता है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन करवाना, क्योंकि इसके लिए 10⁷ टू 10⁸ केल्विन टेम्परेचर चाहिए, और इतना टेम्परेचर मेंटेन करना बहुत ही डिफ़िकल्ट काम है। यही कारण है कि अभी इस पे ज़्यादा काम नहीं हो पाया है, कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन पे ज़्यादा काम नहीं हो पाया है। हाँ, कुछ कंट्रीज जो हैं वो ये न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के बेसिस पे हाइड्रोजन बम बना चुके हैं, तो वो होता है अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया यानी अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, इसलिए राइट ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 पिकोग्राम बराबर होता है, तो 1 पिकोग्राम 10⁻⁻12 ग्राम के बराबर होता है, राइट ऑप्शन सी होगा। 10⁻⁻6 ग्राम किसकी 1 माइक्रोग्राम के इक्वल होगा, यानी 1 माइक्रोग्राम इज इक्वल टू 10⁻⁻6 ग्राम होता है, और 10⁻⁹ ग्राम कितना इक्वल होगा 1 नैनोग्राम, यानी 1 नैनोग्राम इज इक्वल टू होता है 10⁻⁹ ग्राम, और 10⁻⁻15 ग्राम क्या है, इसको क्या कहेंगे, इसको एक फर्मी ग्राम कहेंगे, 1 FM फर्मी ग्राम कहेंगे इसको, 10⁻⁻15 को फर्मी कहा जाता है। तो ये रहा साइंस के क्वेश्चंस का डिस्कशन। अब मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का योग 12 है और उनका गुणनफल 35 है, इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग निकालिए। तो देखिए, मान लेते हैं दो संख्याएं x है और y है, तो x + y इज इक्वल टू दिया हुआ है कितना 12, और उनका गुणनफल यानी एक्स वाई का वैल्यू दिया हुआ है कितना 35। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए और इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड कर दीजिए, यानी x + y बाई एक्स वाई कीजिएगा, तो x में एक्स वाई से डिवाइड हो जाएगा, तो x से x कट के यहाँ 1/y बच जाएगा, अब प्लस यहाँ y से y कट करके 1/x बच जाएगा, इज इक्वल टू 12/35 आ जाएगा। तो यही तो व्युत्क्रम है, उनके व्युत्क्रमों का योग यहाँ से निकल गया। सिंपल सा x + y इज इक्वल टू 12 और एक्स वाई इज इक्वल टू 35, एक में 2 से हमने डिवाइड कर दिया तो आ गया 1/x + 1/y इज इक्वल टू 12/35। तो आंसर क्या हो जाएगा 12/35 ए, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परीक्षा में 2 छात्र उपस्थित हुए, उनमें से एक ने दूसरे से 9 अंक अधिक प्राप्त किए और उसके अंक उनके अंकों के योग का 56% था, तो उनके द्वारा प्राप्त अंक हैं। तो हम मान लेते हैं कि उनमें से 2 स्टूडेंट में से एक स्टूडेंट को x मार्क्स मिले, x मार्क्स, तो दूसरे को कितना x + 9 मार्क्स मिले होंगे, ठीक है। तो दोनों के मार्क्स का सम कितना हो जाएगा x + 9 यानी 2x + 9 हो जाएगा। उनके मार्क्स का योग यानी जो अंक प्राप्त हुए उनके अंकों का योग जो हो गया वो हो गया 2x + 9। अब प्रश्न में ये कह रहा है कि जो x + 9 है यानी जिसको 9 अंक ज़्यादा मिले हैं, ये जो अंकों के कुल योग का 56% है, यानी x + 9 जो है वो 2x + 9 यानी कुल अंक का 56% है। तो x + 9 इज इक्वल टू 56%, 2x + 9 का 56% यानी 56% ऑफ 2x + 9, तो 2x + 9 इंटू 56/100 कर दिए, तो 4 से काट दीजिए, 4 से 56 14 बार में कटेगा और 4 से 100 25 बार में कटेगा, तो यहाँ से आ जाएगा 2x + 9 इंटू 14/20
25। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ बट्टा 1 करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो 25 से इधर गुना होगा तो 25x प्लस 25 इंटू 9 यानी 225 इज इक्वल टू इधर हो जाएगा 14 दूना 28x 14 नवा 126 हो जाएगा इधर। ठीक है, तो अब यहाँ से 225 इधर ही रहने दीजिए, 126 इधर लेकर के आ जाइए और 28x उधर है, 25x उधर लेकर के जाइए, माइनस हो जाएगा। तो इधर 28x माइनस 25x कितना x बच जाएगा 3x। इधर 225 में से 126 को घटाइएगा तो 99 आएगा। तो यहाँ से x इज इक्वल टू 99/3 यानी 33 हो गया। तो एक को जो है 33 अंक मिला तो दूसरे को कितना 33 प्लस 9 यानी 42 अंक मिलेगा। सो यहाँ से राइट ऑप्शन उसमें सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घड़ी में सुबह 8 बज रहा है, जब घड़ी में दोपहर का 2 बज रहा होता है तब घंटे की सुई सुबह से कितने डिग्री घूम चुकी होगी। तो एक घड़ी बनाइए आप। सबसे पहले एक हम घड़ी बना लेते हैं। यहाँ पे क्या होगा 12 होगा, 12, यहाँ पे 6, यहाँ पे कितना होगा 3 होगा, यहाँ पे कितना होगा 9 होगा। 12 1 2 यहाँ हो जाएगा, 1 2 1 2 यहाँ हो जाएगा। उसके बाद 3 4 यहाँ आएगा, 4 5 यहाँ आएगा, 6 वहीं गया है, 7 यहाँ आएगा और 8 यहाँ आएगा, 8 यहाँ आएगा। तो अब देखिए इसको सेंटर से मिलाइएगा तो यहाँ से कितने त्रिभुज बन रहे हैं 12 त्रिभुज बन रहे हैं। 12 त्रिभुज बन रहे हैं यहाँ पे। 9 यहाँ 10, एक यहाँ 11, तो 12 त्रिभुज यहाँ से बन रहे हैं। अब देख लीजिए यहाँ से जो 12 त्रिभुज बन रहे हैं तो 12 और 1 के बीच में कितना एंगल है 360। अब बटा 12 कर दीजिए आप, 312 तो 30 हो जाएगा। एक एंगल जो है 30 डिग्री का है ये एंगल। तो अब 2 से काउंट करना है हमें, 2 से 8 के बीच में काउंट करके। तो 2 और 3 के बीच में 30 डिग्री, 3 और 4 के बीच में 30 डिग्री, और 4 और 5 के बीच में 30 डिग्री, 5 और 6 के बीच में 30 डिग्री, 6 और 7 के बीच में 30 डिग्री, और 7 एंड 8 के बीच में 30 डिग्री। इस तरीक़ा से 6 बार 30 डिग्री आ रहा है। तो 6 18 180 डिग्री, यानी 8 और 2 के बीच में ये सीधी रेखा हो जाएगी। सही से आप खींचिएगा तो 8 और 2 के बीच में कितना एंगल है 180 डिग्री का एंगल है। इसलिए राइट ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा 180 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक प्लॉट 18,700 रुपये में बेचा जाता है तो मालिक को 15% की हानि होती है। 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस प्लॉट को किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। यहाँ पे सेलिंग प्राइस दिया हुआ है वो, यानी विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 18,700 रुपया दिया हुआ है, और इस पे उसको लॉस कितना हो रहा है हानि कितने 15%। तो क्रय मूल्य हम निकाल लेते हैं यहाँ से। क्रय मूल्य इक्वल टू क्या होगा विक्रय मूल्य गुने 100/100 माइनस हानि प्रतिशत। तो 18,700 गुने 100/100 माइनस 85। तो 18,700 गुने 100 अब आई 85, 5 से काट दीजिए और 17 से काट दीजिए। 17 5 बार में 17 × 85 कटेगा। 17 से ये कट जाएगा 1100 बार में, 17 कम 17 17 कम 17 1100 बार में। अब 5 से 1100 220 बार में कटेगा। 220 और 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 22,000 आएगा, यानी उसका क्रय मूल्य हो गया वो हो गया 22,000 रुपये। अब इसको 15% लाभ लेकर के बेचना है। तो नया जो सेलिंग प्राइस यानी नया विक्रय मूल्य जो होगा वो 22,000 प्लस 22,000 का 15% होगा। तो 22,000 प्लस 22,000 का 15% निकाल देंगे। तो 22,000 का 15% निकालिए तो 2 0 से 2 0 कट जाएगा, और 15 और 222 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0 15 दूना 30 और 15 दूना 30 3 33 3300 आ जाएगा। यानी 22,000 और 3300 कितना हो जाएगा 25,300 रुपया। यानी उसका विक्रय मूल्य होगा नया। यदि वो 25,300 रुपया में बेचता है तो उसको 15% लाभ होगा। सी ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी और सी का औसत भार 45 किलोग्राम है। यदि ए और बी का औसत वजन 40 किलोग्राम और बी और सी का औसत वजन 43 किलोग्राम है तो बी का वजन क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए ए प्लस बी प्लस सी बाई 3 45 दिया हुआ है। ए प्लस बी प्लस सी बाई 3 45 दिया हुआ है। इसका मतलब है कि ए प्लस बी प्लस सी जो होगा कितना हो जाएगा 45 × 3, 45 गुने 3, 45 गुने 3 कितना हो जाएगा 135, 45 गुने 3 कितना हो जाएगा 135। यानी ए प्लस बी प्लस सी जो है वो दिया है 135, और
ए और बी का औसत 40 दिया हुआ है, मतलब ए प्लस बी बाई 2 40, तो ए प्लस बी कितना होगा 40 दूना 80, यानी ए प्लस बी जो हो गया वो दिया हुआ है कितना 80। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया और ये सेकंड इक्वेशन हो गया। और उसके बाद में देख लीजिए, उसके बाद में हम निकालें तो बी प्लस सी दिया हुआ है, बी प्लस सी, तो बी प्लस सी का औसत वजन जो है 43 है, तो मतलब बी प्लस सी बाई 2 43 दिया हुआ है, तो बी प्लस सी कितना हो जाएगा, बी प्लस सी इज इक्वल टू हो जाएगा 43 इंटू 2, तो 2 तियाँ 6, 2 चौके 8, 86, 2 तियाँ 6 और 2 चौके 8, 86 हो गया। ये इक्वेशन 3 मान लीजिए यहाँ पे। अब एक काम कीजिए, इक्वेशन 1 जो आया है ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 135, और इक्वेशन 2 आया है ए प्लस बी इज इक्वल टू 80, तो ए इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को घटा लीजिए, तो जो ही आप घटाएंगे ए से ए कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा, सी बच जाएगा, तो सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे, सी इज इक्वल टू आ जाएगा 135 माइनस 80, 135 माइनस 80 कितना हो जाएगा, 5 13 में से 8 गया, 8 5 13 55, यानी सी का वैल्यू 55 आ गया। अब दूसरा इक्वेशन देख लीजिए, यहाँ बी प्लस सी 86 दिया हुआ है, बी प्लस सी, तो यहाँ से सी बी निकालने के लिए क्या करेंगे, 86 माइनस बी, या 86 बी का वैल्यू आ गया 86 माइनस सी, यानी 86 माइनस 55 55, तो कितना आ जाएगा घटाएंगे तो 6 में से 5 गया 1, और 8 में से 5 गया 3, 31 kg, यानी बी का जो वजन है वो 31 kg है। राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी होगा 31 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 का पावर 3 गुने 6 का पावर 4 डिवाइडेड बाई 432 का वैल्यू क्या होगा। तो हम क्या करते हैं, 432 का पहले गुणनखंड कर लेते हैं, 430 2 32 का गुणनखंड कीजिए। 432 का यहाँ पे हम क्या करते हैं 6 से, तो 6 सते 42, 12 6 दूना 12 72, फिर 6 से कीजिए, 12 छके 72, 12 आ गया, यानी 6 का पावर 2 गुने 12 आ गया। तो हम क्या करना क्या है, यहाँ वैल्यू किसका निकालना है, 12 का पावर 3 गुने 6 का पावर 4 बटा 432 करना है, तो 432 को हम 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं गुने 12 लिख सकते हैं। तो 6 के स्क्वायर से जो है ये 6 का पावर, 6 के स्क्वायर से 6 का पावर 4 जो है 6 के स्क्वायर बार में कट गया, और ये 12 से 12 का पावर 3 जो है कट गया, 12 का स्क्वायर बचा, तो वैल्यू कितना आ गया 12 का स्क्वायर गुने 6 का स्क्वायर, तो हम लिख सकते हैं ना 12 गुने 6 का स्क्वायर, 12 गुने 6 का स्क्वायर, यानी 12 छके 72 का स्क्वायर, 72 का स्क्वायर, तो 72 में 72 से आप मल्टीप्लाई कीजिए निश्चित रूप से, तो 2 दूना 4 आ जाएगा, 7 दूना 14 दूना 28, और 7 7 49 50 51 1 5, यानी 5184 हो जाएगा, 5184 राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी से दोगुनी तेजी से कार्य करता है, यदि बी स्वतंत्र रूप से किसी कार्य को बी दिनों में पूरा करता है, 12 दिनों में पूरा करता है, तो ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो ए जो है बी से दोगुनी तेजी से कार्य करता है, तो बी 12 दिन में यदि पूरा करता है, यदि बी 12 दिन में पूरा कर रहा है, 12 दिन में, तो ए कितने दिनों में पूरा करेगा, ये 6 दिन में पूरा करेगा, 6 दिन में पूरा करेगा। तो एक दिन में ए कितना कार्य पूरा करेगा, एक दिन में ए जो है कितना कार्य कर लेगा, 1/6 भाग, और बी एक दिन में कितना कार्य कर लेगा, 1/12 भाग। ठीक है, दोनों मिला करके ए और बी दोनों मिल करके एक दिन में कितने कार्य कर लेंगे, 1/6 अब प्लस 1/12 भाग कर लेंगे, जोड़िए आप, 6 और 12 का एलसीएम जो होगा 12 आएगा, 6 दूना 12, 2 प्लस 1 यानी 3/12, यानी 1/4, 1/4 भाग, यानी ए और बी मिल करके एक दिन में 1/4 भाग कार्य पूरा करते हैं। तो पूरे कार्य को करने में कितना लगेगा, इसको उलट दीजिए, 4 दिन, तो 4 दिन में ए और बी मिल करके पूरे कार्य को कर लेंगे। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, 4 डेज लगेंगे दोनों को मिल करके कार्य पूरा करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित राशि पर 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 525 रुपये है, समान राशि पर प्रति वर्ष आधी दर से दोगुने समय के लिए साधारण ब्याज कितना होगा।
तो यहाँ पे दिया हुआ चक्रवृद्धि ब्याज 525 रुपया दिया हुआ है। किस दर से? 10% का रेट लग रहा है। कितने साल के लिए? 2 ईयर्स के लिए। तो हम जानते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज इज इक्वल टू होता है P इंटू 1 प्लस R टू दी पावर N। N जो है टाइम है बाई माइनस P, यानी CI इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R बाई 100 टू दी पावर N माइनस P होता है। ये फार्मूला होता है। पुट कर दीजिए सारे वैल्यू। तो P इंटू 1 प्लस R का वैल्यू 10 दिया है, 10 बाई 100 का स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 525। तो 10 से 10 कट जाएगा, यानी 1 प्लस 1 बाई 10 यहाँ पे आएगा। तो इसको जोड़ेंगे तो एलसीएम लेकर के 10 प्लस 1 बाई 10 यानी 11/10 आएगा, यानी P इंटू 11/10 का स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 525। P इंटू 11 का स्क्वायर 121, 10 का स्क्वायर 100 माइनस 1 इज इक्वल टू 525। इसका एलसीएम लीजिए तो 100 आएगा। तो 121 में से 100 घटाएंगे तो 21/100 आ जाएगा, यानी P इंटू 21/100 इज इक्वल टू 525। तो P इज इक्वल टू हो जाएगा 525 गुने 100/21। 21 से 525 25 बार में कटेगा और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2500 आ जाएगा। इसका मतलब ये रहा कि मूलधन जो है वो है 2500 रुपया इसका। अब इसी धन पे सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है PTR/100, यानी 2500 गुने, अब देखिए T जो है दोगुना कर रहा है। T पहले 2 साल के लिए था, अब 4 साल के लिए, तो दोगुना करना है, लेकिन रेट 5% करना है, आधा कर लेना है। तो P हो गया 2500 और R हो गया 10/2 यानी 5, और N हो गया यानी टाइम हो गया जो है वो 4। तो हो गया 2500 गुने 5 गुने 4/100, 2 0 से 2 0 कट गया, और 25 और 20 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 आएगा। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 का सबसे छोटा गुणज जिसे 6, 9, 15 और 18 से विभाजित करने पर 4 शेष बचता है। तो सबसे पहले तो एलसीएम हम निकालते हैं इसका। 6, 9, 15 और 18 का एलसीएम का मतलब वह छोटी से छोटी संख्या जो इन चारों से विभाजित हो जाए, तो वो है 90। 90 वो सबसे छोटी संख्या है जो इन चारों से एक साथ डिवाइड हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। तो इसका एलसीएम हो गया 90। तो अब जो संख्या निकालना है, जो 7 का गुणज हो और शेष 4 बचता, इन संख्याओं से विभाजित करने पे शेष 4 बचता हो, तो वो नंबर हम मान लेते हैं कि वो जो नंबर है वो आती है नंबर 90 के, क्योंकि एलसीएम 90 है, 90 के या +4 आता है वो नंबर। अब एक काम कीजिए, इसमें हम क्या करते हैं, के का वैल्यू 1 रखते हैं। तो 90 गुने 1, 90 या +4, 1 जब रखेंगे तो 94 आएगा। कब? जब के का वैल्यू हम 1 रखते हैं। तो दूसरी बार क्या रखिए, 2 रख दीजिए, के का वैल्यू 2, तो 90 गुने 2 180 या +4 184 आ जाएगा जब हम के का वैल्यू 2 रखेंगे। तो न तो 7 से डिविजिबल है, 94 जो है 7 से विभाजित नहीं है, और न ही 184 7 से विभाजित है। n इज इक्वल टू 3 रख दीजिए, तो 9 तिया 27 यानी 270 और +4 274 आ रहा है, 274। कब? जब के का वैल्यू हम 3 रखते हैं। तो ये भी 274 भी 7 से विभाजित नहीं है। अब 4 रख दीजिए के का वैल्यू, 4 रखेंगे तो 9 चौके 36, 360 +4 364 आएगा। तो 364 जो है ये के इज इक्वल टू 4 रखने पर आता है, और 364 जो है 7 से विभाजित है, 7 से डिविजिबल है। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी? वो 364। राइट ऑप्शन डी होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक सीरीज दिया हुआ है और इसमें हमें निकालना है कि अगला अंक कैसे आएगा। तो देखिए 20 से 24 कैसे गया है, 2 स्क्वायर करके जोड़ा गया है। इसमें गया है 2 का स्क्वायर किया गया है, 2 का स्क्वायर यानी 4 जोड़ा गया है, ठीक है। और 24 से 33 कैसे जाएगा, 3 का स्क्वायर करके जोड़िए, 24 में 3 का स्क्वायर, 3 स्क्वायर करके जोड़ा गया है 9, तो 33 आ गया। और 33 से 49 कैसे जाएगा, 33 से 49 4 का स्क्वायर करके जोड़िए 16, 33 में जब 16 जोड़ेंगे तो 49 आ जाएगा। 49 से 74 कैसे आएगा, 49 में जब 5 का स्क्वायर करके जोड़ेंगे यानी 25 करके जोड़ेंगे हम, 49 में 25 करके जोड़ेंगे तो 74 आएगा। 74 से 110 कैसे आया है, 74 में 6 का स्क्वायर 36 करके जोड़ा गया है। अब 110 के बाद अगली संख्या निकालने के लिए 110 में 7 का स्क्वायर करके जोड़ेंगे, तो 110 में 7 का स्क्वायर यानी 49 जोड़ दीजिए, कितना आएगा, तो 9 और 4 1 5
एक 159 आएगा। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये रहे मैथ के 10 क्वेश्चंस और साइंस के 30 क्वेश्चंस का डिस्कशन। आप बने रहिए इस चैनल के साथ, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।